फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम इनइक्वालिटी को मापने के लिए यूज होने वाला लॉरेंज कर्व और जीनी कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम इनकम या वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? मैक्स ओ लॉरेंज। इन 1905 मैक्स ओ लॉरेंज ने लॉरेंज कर्व को डेवलप किया था टू मेजर द इनइक्वालिटी इन वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमेशा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है जहां पर एक्स एक्सिस पे हाउस होल्ड दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर इनकम दिखाते हैं। यह हाउस होल्ड और इनकम के क्यूमुलेटिव परसेंटेज को लेकर प्लॉट किया जाता है। तो जो पॉइंट्स होते हैं लॉरेंज कर्व पे वो हाउस होल्ड के इनकम को दिखाते हैं। अब ये जो लाइन है लॉरेंज कर्व के लिए, ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है। लाइन ऑफ इक्वलिटी, ये 45 डिग्री का जो लाइन है, ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है। अगर सिर्फ ये लाइन रहे तो हमें ये पता चलता है कि देयर इज नो इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सबको समान इनकम मिल रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो फिर हम एक कर्व इसमें प्लॉट होता है जिससे हम लॉरेंज कर्व कहते हैं, जो लॉरेंज ने दिया था। तो वो कैसे प्लॉट होता है? वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज 20%, 40%, 60 ये क्यूमुलेटिव लेते जाते हैं और इसका भी इनकम को भी क्यूमुलेटिव लेकर प्लॉट करते हैं, तब हमें इनइक्वालिटी का पता चलता है। तो हम इसे पहले प्लॉट करेंगे। तो पहला है 3.2, 20% पॉपुलेशन कितना गिरता है, कितना मिलता है इनकम उनको? 3.2। तो ये यहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर। दूसरा हम इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो ये होगा 116। सो अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो इट विल बी 11.6%। इन दोनों को जोड़ा क्यूमुलेटिव के लिए, वी गॉट 160, उसका परसेंटेज निकला 11.6। सो इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। हियर 11.20 है तो उस हिसाब से इट विल बी समवेयर हियर। तो हमने अलग अलग ग्रुप के इनकम को लिया है और उसको पॉपुलेशन में क्यूमुलेटिव करके देख रहे हैं कि इसको कितना परसेंटेज मिल रहा है या उसका शेयर कितना है। तो कितना इनइक्वालिटी है उससे पता चलेगा। अब हम इसमें पुअर और लेस पुअर के साथ अब मिडिल इनकम को भी जोड़ेंगे तो 116, 144 विल बी 260। Okay, so it will be 26%. So it will 60% यहाँ पर आ गया, फिर ये तीनों आ गया इधर, क्यूमुलेटिव ले रहे हैं तो इसका आएगा हमें 26%। तो ये 20 है तो हमको इससे ऊपर जाना है, तो 26% विल बी समवेयर हियर। सारा चीज हमको इसके अंदर ही बनेगा, इस लाइन ऑफ इक्वलिटी के नीचे ही आएगा ये सारा। फिर 260, यहाँ 26 हुआ, 26। अब इसमें 260 में 230 को हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी 490, सो इट इज 49। सो 80% population will get 49, so it will be somewhere near this here. It will be plotted here, okay? And the rest for 490 और 510 को जोड़ेंगे तो it is 1000, that is 100%. Okay, it is 49%. तो 100% will get here, it will touch 100%. So we will join the points. तो फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं। ये हमारा लॉरेंज कर्व बनेगा, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट आवर लॉरेंज कर्व ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन।
जो डेटा हमने लिया उससे हमें ये लॉरेंज कर्व प्राप्त हुआ। ये लॉरेंज कर्व है जिसे मैं एलसी से दिखा रही हूँ। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये लाइन ऑफ इक्वलिटी से जितना दूर ये लॉरेंज कर्व जाएगा उतना ही ज्यादा इनइक्वलिटी दिखाएगा। ये लॉरेंज कर्व जितना ही नजदीक होगा लाइन ऑफ इक्वलिटी के उतना ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी होगी। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये अगर ये पुअरेस्ट 20% लोग जो हैं, ये अब एक एग्जांपल से समझते हैं इनइक्वलिटी को कि ये इसको यहाँ जोड़े तो ये इनकम इधर भी हम इनकम ही दिखा रहे हैं, ये साइड दोनों। तो ये क्या दिखाया कि 20% जो पुअर हैं वो 5% का इनकम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं 90% जहां पर आता है हाउस होल्ड। 90% पॉपुलेशन को हम देखते हैं कि इनको कितना 90% population of a country, how much they are getting. Suppose it is 55%. If they are getting 55%, तो 90% people कितना ले रहे हैं, उनको मिल रहा है इनकम 55%। तो जो रेस्ट बचा, रेस्ट 45% जो इनकम बचा, 45% जो इनकम है वो किसके द्वारा उपभोग किया जा रहा है, 10% रिच पीपुल के द्वारा। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, इनइक्वालिटी दिखा रहा है। ठीक है, ये लॉरेंज कर्व से हमें इनइक्वालिटी दिख रहा है कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंजॉइंग द 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंजॉइंग द 45% शेयर ऑफ द वेल्थ और इनकम, एंड रेस्ट ऑफ द पीपुल 90% आर गेटिंग ओनली 55%। तो ये इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। अब सपोज करते हैं हम कि ये इनइक्वालिटी को शिफ्ट कर, ये लॉरेंज कर्व शिफ्ट करता है ऊपर की ओर। ये लॉरेंज कर्व मेरा 1 था, ये LC 2 है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये ऊपर दिखा रहा है। तो ये गैप जो है हमारा कम हो गया, पहले इतना गैप था वो गैप कम होकर इतना हो गया, मतलब कि कंट्री इक्वलिटी की तरफ जा रहा है। वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है वो कम हो रहा है। तो सपोज अब हम क्या देख रहे हैं कि इस कर्व पे यहाँ पर आने ये 20% पीपुल आर गेटिंग, सपोज ये 9% इनको मिल रहा है अब इनकम। जब LC कर्व ऊपर शिफ्ट कर गया तो 9% इनको मिल रहा है, और वो 90% जो लोग थे अब वो कहाँ जाकर यहाँ पर टच हो रहा है इस कर्व में। सो दे आर गेटिंग 75% ऑफ द इनकम। तो अब क्या हुआ, 20% पुअर जो थे उनको 9% मिल रहा है, और 90% टोटल पुअर जो पहले 55% मिलता था अब उन्हें 75% मिल रहा है। और 10% जो रिच पीपुल थे अभी भी उनका शेयर ज्यादा है, लेकिन कितना है, 25%। तो इससे हम क्या दिख रहा है कि इनइक्वालिटी कम हुई है। ठीक है, तो ये जैसे इससे क्या पता चला कि लॉरेंज कर्व जितना दूर रखता है लाइन ऑफ इक्वालिटी से उतना ज्यादा इनइक्वालिटी है। लॉरेंज कर्व जितना नजदीक होता है लाइन ऑफ इक्वालिटी से उतनी कम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ होता है। ठीक है, अब हम जीनी कोएफिशिएंट से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लाइन है, लाइन ऑफ इक्वलिटी हमें क्या बता रहा है, ये लाइन ऑफ इक्वलिटी बता रहा है y इज इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है कि देयर इज परफेक्ट इक्वलिटी, लाइन ऑफ इक्वलिटी। सो कोई इक्वेशन से अगर हम दिखाएं तो ये हमें दिखाएगा y इज इक्वल टू x। इसका मतलब परफेक्ट इक्वलिटी ऑफ इनकम, ऑल आर गेटिंग सेम इनकम। ठीक है, ये लाइन हमें परफेक्ट इक्वलिटी बता रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। ये y है, ये x है, दोनों बराबर हैं जहां पर, वहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है। और परफेक्ट इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब एक व्यक्ति पूरे 100% इनकम को ले रहा है।
सपोज कि यहाँ पर ऐसे ये केवल सारा इनकम एक ही व्यक्ति को मिल रहा है, तो उसे हम परफेक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे। जबकि एक ही व्यक्ति को पूरा 100% इनकम मिल रहा है, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, y 0 डिग्री और x इज लेस देन 100%। मतलब ये 0 y यहाँ पर कोई भी परसेंट इनकम नहीं है और x पूरा 100% एक ही आदमी को मिल रहा है, तो ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी होगा। अब लॉरेंज कर्व को यूज करके हम दूसरा एक जीनी कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करते हैं। लॉरेंज कर्व के द्वारा जीनी कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट होता है, जिसे हम जीनी इंडेक्स या जीनी रेशियो भी कहते हैं। जीनी रेशियो भी कहते हैं। ये कोएफिशिएंट या रेशियो या इंडेक्स एक इटालियन इकोनॉमिस्ट जो स्टैटिस्टिशियन भी थे, एंड सोशियोलॉजिस्ट कैरोड जीनी के द्वारा 1912 में उनका दिया गया था। उन्होंने अपना एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका टाइटल था वेरिएबिलिटी एंड मैच्योरिटी। टाइटल्ड पेपर था। इस टाइटल के पेपर में उन्होंने जीनी कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है, जो कि जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू, इसको जीसी लिखते हैं, का वैल्यू 0 to 1 होता है। अगर जीनी कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब कि परफेक्ट जीनी कोएफिशिएंट अगर 0 है, परफेक्ट इक्वलिटी ऑफ इनकम शो करता है। और अगर जीसी 1 हुआ, जीनी कोएफिशिएंट अगर 1 हुआ, तो परफेक्ट इनइक्वालिटी को शो करता है। जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 के बीच वेरी करता है और यह बतलाता है कि जितना ज्यादा जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, इसे हम देखते हैं एक उनके फॉर्मूला के हिसाब से। जीनी कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। सो इट इज GC इज इक्वल टू A प्लस B। अब जीनी कोएफिशिएंट में जो भी एरिया अगर हम देखें, जीनी कोएफिशिएंट को अगर हम यहाँ पर देखें, इसको हटा देते हैं। तो लाइन ऑफ इक्वलिटी और लॉरेंज कर्व के बीच के एरिया को A बताया जाता है जीनी कोएफिशिएंट में, और ये एरिया B कहा जाता है। तो इन दोनों के वैल्यू को कैलकुलेट करने से इसका जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू निकलता है। तो अब हम इसे देखते हैं एक फिगर में कि ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है और यहाँ A है, देयर इज नो B। ऐसी स्थिति में जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? A प्लस B नहीं है तो B नहीं है, सो इट इज 0। तो जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा 1, जो कि परफेक्ट इनइक्वालिटी को शो करता है। इनइक्वालिटी
क्योंकि हमने कहा हायर द वैल्यू ऑफ जीनी कोएफिशिएंट हायर इज द इनइक्वालिटी, और जीनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही वेरी करता है। अब अगर दूसरा केस लेते हैं कि अगर ये है कि यहाँ केवल B है, देयर इज नो A क्या है, गैप को दिखाता है, यहाँ गैप को दिखा रहा है, देयर इज नो गैप, पूरा का पूरा इक्वल है, मतलब ये लाइन ऑफ इक्वलिटी और ये पूरा इक्वल है। तो ये हमें क्या दिखाएगा कि जीनी कोएफिशिएंट होगा A प्लस B विल बी A नहीं है 0 प्लस B is 0, so it will show perfect equality, क्योंकि इनइक्वालिटी है ही नहीं, लॉरेंज कर्व है ही नहीं, यहाँ पर का जो एरिया है इनइक्वालिटी का वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जीनी कोएफिशिएंट है जो बताता है। अब हम देखेंगे जीनी कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में it is 6.637, so it is highest 632. In USA it is also higher than India, so it is 4.457. In Japan it is 357, it is 375, sorry, 0.375. In India it is 0.368. अब सबसे कम है स्वीडन में, जहां ये 0.273 है। तो अगर सबसे कम जीनी कोएफिशिएंट कहीं दिखता है तो इसका मतलब इसका शेप कैसा होगा, इस लॉरेंज कर्व कैसा होगा, ये इस तरह का होगा कि इतना कम गैप होगा, तब इसका वैल्यू इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकम इनइक्वालिटी को मापने के लिए लॉरेंज कर्व और जीनी कोएफिशिएंट किस तरह से हेल्प करते हैं। थैंक यू।